अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको 3 एफआईआरों की दास्तान सुनाना चाहता हूँ। पहली वो जो कि मरीम नवाज़ साहिबा करंट चीफ मिनिस्टर पंजाब के ख़िलाफ़ लगी और आज के दिन में लाहौर एंटी टेररिस्ट कोर्ट यानी एटीसी कहता है कि शी इज़ गुड टू गो, क्लियर टू बी डिसमिस्ड, के चार्जेस आप ये डिसमिस कर दें। ये केस 2020 के अगस्त में रजिस्टर हुआ था सीएम साहिबा के ख़िलाफ़ और इसमें सेवरल पीएमएलएन के लीडर्स थे, उनके ख़िलाफ़ ये क्लेम एफआईआर लॉन्च हुई थी। और ये एक मुबैना तौर पे अब सबने ऐसे उसकी वो विजुअल्स देखे हुए, एक हमला हुआ था नैब के दफातर के बाहर पुलिस के ऊपर और जो सरकारी एहलकार हैं उनके ऊपर मिन जानिब नून लीग के सपोर्टर्स या उनके बदमाश या उनके गैंगस्टर या टाउट जो मर्जी आप कहें। और एफआईआर जो कटी थी इन लोगों पे कि यार आप लोगों ने ये इंस्टिगेट किया वायलेंस। बहरहाल ये एफआईआर जिसने एक टाइम पे मरीम नवाज़ और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को और 58 पीएमएलएन के वर्कर्स को नामजद किया था उसने अपने अंदर, और ये सारा एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत चला था मामला, तो वो आज जो है वो केस डिसमिस हो गया। इसको जब हम कंपेयर करते हैं मतीउल्लाह जान साहब के केस के साथ, वो भी एक मशहूर नॉन दहशतगर्द हैं, बड़े ख़तरनाक डेंजरस, और हमें पता है कि वो एट सम पॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी उन्होंने ली हुई है थोड़ी बहुत, पीएमए में थे ना मती साहब, तो फिर तो वाकई में वो तो एक आर्म्ड एंड डेंजरस जिसको कहते हैं। मती साहब के ख़िलाफ़ एफआईआर हुई थी कि उन्होंने सरकारी राइफ़ल इशू जो होती है नाके पे पुलिस वाले की, उन्होंने छीनी उनसे और उन्होंने गाड़ी अपनी चढ़ा दी बैरियर के ऊपर और उन्होंने अरेस्ट को रेजिस्ट किया और उनके पास नारकोटिक्स थे ढेर सारे, और वो अरेस्ट भी हुए थे 26 नवंबर को 2024 में। और फिर उसके बाद फिर वो एक बड़े अपसर्ड से प्रोसेस के थ्रू गुजरे थे जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि वो, और उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को लेटर भी लिखा था कि मुझे और सहाफ़ी साकिब बशीर को जब अबडक्ट किया गया 27 नवंबर को पिम्स अस्पताल के पार्किंग एरिया से, तो हमें टॉर्चर भी किया गया, ब्लाइंड फोल्ड भी किया गया और हमें इलीगली एक अननोन लोकेशन में रखा गया वहाँ पे। बाद में बहरहाल जो ये बोगस एफआईआर हुई, इसमें ड्रग थी, स्मगलिंग थी, इसमें वेपन की वो थी कि छीन ली और फायरिंग करने की कोशिश की, और इसके अंदर वो सब था कि पुलिस बैरियर के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी वगैरह वगैरह। लेकिन आप मेरी सार्केस्टिक टोन को समझ ही रही हैं कि ये सारे जो हैं सियासी नेचर के एफआईआर्स थे, और ये एक ऐसा ज़माना था उस टाइम पे जब मरीम साहबा पे कटी कि जब उनके ख़िलाफ़ पूरी रजीम जो है उनके ख़िलाफ़ हुई हुई थी, और आज एक ऐसा ज़माना है जब पूरी रजीम उनके हर एक अदा के ऊपर वाह वाह कहने के लिए बैठी हुई है, तो उनकी एफआईआर भी क्वाश हो जाएगी। इसी तरह मती साहब जो हैं वो बेचारे अपनी ड्यूटी कर रहे थे बतौर सहाफ़ी, और चूँकि नवंबर में वो एक बड़ा ही खौफनाक सानिया हुआ, पीटीआई के वर्कर्स को दर्दनाक तरीके से शहीद किया गया, मारा पीटा गया, अरेस्ट किया गया, अबडक्ट किया गया, इलीगली और लीगली दोनों तरीके से डिटेन किया गया था। उस पर जो जो सहाफ़ी कवरेज कर रहे थे उनको मैं ख्याल एक एक करके, ये 2-4 ही थे मेरे ख्याल इस्लामाबाद में, सारों को सीधा कर दिया गया, उसमें मतीउल्लाह जान साहब भी हैं। और फिर इवेंचुअली आपने उसका रद्द-ए-अमल भी देखा कि जब आज टीएलबी पे क्रैकडाउन हुआ है तो फिर कोई भी उसकी वो कवरेज नहीं करने गया, उनको पता था कि यार मामला ऐसे है कि कल को मतीउल्लाह वाली एफआईआर इस तरह वो उसकी आज तक भुगतनी पड़ेगी। मती साहब की जो डेट बन रही है वो मेरे साहब मुझे बता रहे हैं कि वो 31 की बन जाएगी, कि 31 के बाद अब ये केस फिर प्रोसीडिंग्स में जाएगा। अगेन बड़ी absurd सी एक्विजिशन है, और हम एक absurd ज़माने में रहते हैं, बड़े स्ट्रेंज टाइम्स हैं जिनके अंदर रहते हैं, तो फिर ठीक है, फिर ऐसे ऐसे केस भुगतने पड़ेंगे। तीसरी एफआईआर जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल के सबसे करीब है, क्योंकि मुझे लगा था कि ये मजहबी इजहार के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के तौर पे इस्तेमाल हुई थी, लेकिन शरीयत के ऐन उसूलों पर अमल करते हुए पब्लिक फाशी और यानी नाच गाना इस तरह की चीज़ों पे सख्ती करने के बायस पंजाब हुकूमत ने कसूर में एक आदमी को अरेस्ट कर लिया, कि जो अभी पंजाब लाउड स्पीकर एक्ट आया था ना, जैसे मैंने जिक्र कर रहा था कि वो मजहबी जैसे क्रैकडाउन है, एक्चुअली वो मज़हब दोस्त क्रैकडाउन बन गया। उसमें एक मैडम नूर जहान का एक गाना प्ले कर रहा था एक आदमी, तो लाउड स्पीकरों के ऊपर, तो फिर पब्लिक पीस एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की खातिर जब उनके ख़िलाफ़ नॉइज़ कंप्लेंट आई तो उनको सब्सिक्वेंटली अरेस्ट कर लिया गया। ये पत्तुक की तहसील के हबीबाबाद एरिया में कसूर वाला डिस्ट्रिक्ट है ये, और गाना जो था वो वेख वे दिन चढ़िया कि नहीं प्ले हो रहा था। तो बहरहाल अब उस बंदे को पता लग जाएगा कि दिन चढ़ा है कि नहीं चढ़ा पुलिस कस्टडी के अंदर। उसका एम्पलीफायर और साउंड सिस्टम
कॉन्फिस्केट कर लिए गए। यहाँ पे तो जिक्र है न्यूज़ स्टोरी में कि एज़ पर एविडेंस, लेकिन इस जर्नलिस्ट को मैं कहना चाहूँगा उनको अंदाज़ा नहीं कि जो पंजाब स्पीकर एक्ट है उसके अंदर मैंशनड है कि वो सिर्फ एज एविडेंस के तौर पे कॉन्फिस्केट नहीं किया जाएगा, वो जुर्म का हिस्सा समझा जाएगा और उसको परमानेंटली, यानी कोई गाड़ी, कोई व्हीकल, कोई साउंड सिस्टम, कोई एम्पलीफायर, उन सब को जैसे वो जो वेपन होती है क्राइम की, गन या कोई और, उस तरह कंसिडर किया जाएगा। तो ये मतलब मुझे तो फनी लगा था ये सारा कि पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करने के ऊपर इस आदमी को अरेस्ट कर दिया गया है। बहरहाल अब मुझे उम्मीद है कि जो हमारा आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स वाला तबका है, जो हमारा हर वक्त रोते रहते हैं कि पाकिस्तान में आर्ट्स को जो है ना वो, और उसके इजहार को, आर्टिस्टिक इजहार को रोका जा रहा है, उसका गला दबाया जा रहा है। तो आज इनका एम्पलीफायर चोरी हुआ है, कल आपका एम्पलीफायर चोरी होगा। शॉपकीपर साहब जो है, हम उनके साथ, मैं सारे ये वजह मैं सार्कास्टिकली बात कर रहा हूँ, मैं सिंपथाइज करता हूँ इन साहब के साथ, और वल्लाही के अफसरों का मूड था कि कुछ ज़रा स्पीकर अच्छे से ले लें घर के लिए, गाड़ी के लिए, या वाकई में बड़ी संजीदगी के साथ ऐसी पब्लिक इजहार के ख़िलाफ़। बेसिकली मैंने वही बात की ना, आप नोट करें, वॉल चॉकिंग, ग्राफिटी, पोस्टर्स, बिलबोर्ड, बड़े बड़े वैगने, एम्पलीफायर्स और साउंड सिस्टम्स, इन सब चीज़ों पे क्रैकडाउन जैसे सिर्फ हमारे यहाँ चीयरलीड करने लग गए लिबरल्स, लेकिन ये सिर्फ मजहबी इज़हार के ख़िलाफ़ नहीं आएगा, ये फिर क्रैकडाउन हर चीज़ पे होएगा। ये एक क्लासिक केस लग रहा है ऑफ द मिसयूज़ ऑफ द लॉ, कि एक बहुत ओवर जेलस किसी पुलिस अफसर ने जैसे कानून को शाह से बढ़ के, शाह के बंदों वाला, जी वही लोकल रेजिडेंट्स की कंप्लेंट थी, मतलब जहाँ के वो बड़े आसानी से कहता कि आप म्यूज़िक ऐसा करते हैं, आपके बारे में कंप्लेंट आई है। वो इतना ड्रास्टिक और ड्रामेटिक एक्शन लेने की वजह यही है कि सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर इस वक्त एक एनर्जी है कि जो जौन साहब बढ़ के शाह से, यानी चाहे सीएम साहब का मामला हो, चाहे पीएम साहब का मामला हो, कि उनको इम्प्रेस करना मंशूर मकसूद है कि यार देखें सर, हमने टैमो टाइम हमने जनाब अपना काम कर दिखाया है। चाहे वो कॉन्टेक्चुअली बिल्कुल वियर्ड सा हो कि कानून एक चीज़ के लिए आया है और शिकार जो है वो बेचारे एक मस्कीन से आदमी को जो अपनी दुकान के बाहर गाने सुन रहा है उसको बना दिया गया। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। अब जब हम कानून नाफज करने वाले इदारों की बात कर रहे हैं और उसका जो उनका जो लाए अमल होता है, जिसका फिर मतलब जो तरीक़ाकार होता है कि कानून नाफिज किया कैसे जाता है, लीगल प्रोसीजर्स क्या फ़ॉलो की जाते हैं, तो आपको पता है कि पाकिस्तान में जब ये सब बातें हो रही हैं तो डक्की भाई का जिक्र खैर ना है, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े, बल्कि साउथ एशिया के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स में से एक इन्फ्लुएंसर है, माशाल्लाह में बंदा कह सकता है हमारी जहनी हालतों पर। बहरहाल उनकी एक पॉपुलैरिटी, एक फ़ेम है जिसकी वजह से आज वो भुगत रहे हैं अपनी गलतियों की वजह से भी ऑब्वियसली, बट फेम ज़्यादा बड़ा कंपाउंडिंग इफेक्ट है, क्योंकि उनसे छोटे स्टार जो इन बेटिंग ऐप्स और गैम्बलिंग ऐप्स में इन्वॉल्व थे वो आज उनके बारे में कंप्लेंट नहीं है। उनकी टाइप ऑफ फेम की वजह से स्पेशली उन पर क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा हो गया। डकी भाई के केस में एनसीसीआई के जो अफसर अबडक्ट हुए थे और उनकी बेगम भी गायब हुई थी, तो उनके मामले में कोर्ट्स ने 3 दिन का हुक्म दिया हुआ था कि इनको पेश किया जाए, बरामद किया जाए, तो अब उसको मज़ीद 1 हफ़्ते के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। यानी बड़े अच्छे किडनैपर्स हैं, जैसे वो स्टेट के साथ या जजेस के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमें 2-4 दिन इनके साथ और मिल जाने चाहिए कि हम इनके साथ तसल्ली कर लें कि हमने इनसे क्या बात मनवानी है, क्या नहीं करना। बहरहाल ये एक मेरा मजाक था, मैं कोई इंसिनुएट नहीं कर रहा कि किसने क्या किया और एक्चुअली किधर ये लोग हैं, अल्लाह बेहतर जानता है कहाँ हैं, ठीक है। बट वी ऑल नो कि ये कहाँ पे और क्या मामला चल रहा है। लेकिन बार बार जो हम बात करते हैं कि एक इदारा आपने बनाया है एक स्पेसिफिक क्राइम को टारगेट करने के लिए, और अब उस इदारे के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है खुफिया तरीके से। यानी अब जैसे सीसीडी के लिए भी एक सीसीडी चाहिए होगी, इस तरह वो अंग्रेज़ी में एक बड़ा मशहूर ग्राफिक नावल है द वॉचमैन, वो एक स्पिन है,
फैशिस्टिक किस्म का सुपर हीरोज़ के ऊपर, कि अगर सुपर हीरोज़ होते दुनिया में असल में कोल्ड वॉर के एरा में, उसमें कहानी में बेस्ड होते हैं कि एक बड़ी टेंस दुनिया होती है पोस्ट वियतनाम की जंग, और कोल्ड वॉर चल रही होती है अमेरिका और रूस के दरमियान, और उस कोल्ड वॉर के अंदर फिर ना ये वॉचमैन का एक इदारा बन जाता है अमेरिका के अंदर, जो जराइम और इंटरनेशनल कंस्पिरेसीज़ और जंग के मैदान में अमेरिका की मदद करते हैं। तो लोग यहाँ एक सवाल बन जाते हैं कि हु इज़ वॉचिंग द वॉचमैन, यानी देखने वाले को कौन देख रहा है। वो वाली बात के कोई देखे ना देखे तो शबीर तो देखेगा, यानी कि जैसे एक कोई हायर अथॉरिटी एट ऑल टाइम्स होनी चाहिए जो ऑब्जेक्टिव हो, जिसके ऊपर जिसका रिकॉर्ड स्पॉटलेस हो, सवाल का निशान ना उठाने पर डाला जा सके। तो जिस तरह NCCI जो एक स्पेसिफिक बड़े हाइपर स्पेसिफिक काम के लिए बनी है, और अब वो काम उनसे नहीं हो रहा, और इल्ज़ाम यही है कि रिश्वतों का एक सिलसिला चल पड़ा था, जिसकी वजह से अब हायर अथॉरिटी ने आके उनको ज़रा सीधा करने के लिए ये मामला किया। ये रूमर्स हैं, मैं अगेन वो बात कर नहीं सकते इसके बारे में, लेकिन जैसे अब CCD के लिए भी एक CCD चाहिए, पुलिस के लिए भी एक पुलिस चाहिए कि पुलिस अवाम को चेक करे, और पुलिस स्क्वायर या डबल पुलिस जो है वो पुलिस को चेक करे। बहरहाल एक कॉमेडी ऑफ एरर्स है। हकीकत ये है कि टॉप डाउन अभी भी आप देख सकते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों में मल्टीपल टाइम्स अब बड़े सेलिब्रिटीज़ की तस्वीरों के साथ बैटिंग ऐप्स के, गैम्बलिंग ऐप्स के बिलबोर्ड्स लगते जा रहे हैं। PCB के साथ उनकी स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट्स, खिलाड़ियों के साथ इनफरादी लेवल पे, इन्फ्लुएंसर्स के साथ इंडिविजुअल लेवल पे, उसका मामला जो है वो वैसे का वैसे ही चलेगा। बिकॉज हकीकत ये है कि डकी भाई का केस जो है वो डकी भाई के ख़िलाफ़ एज सच इतना क्रैकडाउन या कोई हार्म्स का वो मामला नहीं है कि जिन लोगों के पैसे ज़ाया हुए हैं। ज़्यादा इबरत की निशान बनाना डकी को मकसद है, और मेरे ख्याल में शायद अनफॉर्चुनेटली वो बनने भी जा रहे हैं। अब जो हमने ये मतलब जो मैंने प्रिंसिपल बयान किया है कि कौन हिसाब रखने वाले का हिसाब कौन रखेगा, हु विल वॉच द वॉचमैन, तो एक ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट होता था पाकिस्तान में, और एक जनरल प्रिंसिपल आज तक भी मौजूद है कि मकसद है जुडिशरी का कि वो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पे कानून को इंटरप्रेट करे, और फिर उसकी जो है वो उसके हदूद की वो हिफाजत करे, उसकी जो आइडियोलॉजिकल हदूद सॉर्ट ऑफ है कि व्हाट डज इट मीन पाकिस्तान के अंदर अल्टीमेट सॉवरेंटी क्या है, लॉ एंड ऑर्डर के प्रोसीजर्स कैसे चलेंगे, पुलिसिंग कैसे होगी, वगैरह वगैरह। इसमें अथर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट दे दिया कि जो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, और ये इशारा ऑब्वियसली CCD की तरफ ही है जो अभी मामला चल रहा है पंजाब के अंदर, ये वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेशन है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन की। और ये वैसे अगर मैं इसमें कुछ इसमें मतलब जैसे कुछ इंटरप्रिटेशन करना चाहूँ, तो उन्होंने इस तरह फरमाया कि ये प्रोफाउंड थ्रेट है टू डेमोक्रेसी, सोसाइटी एंड द रूल ऑफ लॉ। क्यों? क्योंकि मेरे भी जबरान नासिर साहब का भी मैंने इंटरव्यू किया, वो आप देखते हैं पॉडकास्ट के ऊपर, उनसे भी यही बात हो रही थी, तो वो भी यही बात कह रहे थे कि अगर एक मॉब है जो वायलेंट है, तो उसके जवाब में स्टेट उससे बड़ा मॉब बना के ज़्यादा वायलेंस करके अपनी अथॉरिटी नहीं मेंटेन कर सकती, अपनी लेजिटिमेसी मेंटेन नहीं कर सकती। स्टेट के अंदर अगर वायलेंस की मोनोपोली और पावर्स वेस्टेड हैं अवाम की तरफ से, हम सब ने एक मुश्तरक फैसला किया है, तो वो एक आला पोजीशन से, एक हाई मॉरल ग्राउंड से उन अथॉरिटीज़ को एग्जीक्यूट करती है स्टेट। तो तब स्टेट के अंदर ईमान लोगों का रहता है, तब स्टेट की अथॉरिटी उसके पास बरकरार रहती है। अगर स्टेट ने एक गैंगस्टर की तरह, एक भत्ताखोर की तरह, एक माफिया की तरह ऑपरेट करना है, तो अवाम को फिर यही है कि वो एक 2 3 4 5 6 छठी 7वीं 8वीं इटरेशन के बाद अवाम भी बहुत बड़ा गैंग बना लेगी, किसी मजहबी जमात की शक्ल में, किसी लिसानी जमात की शक्ल में। पूरी दुनिया के ममालिक में ये होता है। तो एक सिविल मुआशरत को बरकरार रखने के लिए इख्तलाफ का बर्दाश्त और ये सब चीज़ें, और कानून का नफाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मावराए सियासत और पार्टिजनशिप, ये रहना बहुत ज़रूरी है। तो जो पार्टिजन नेचर है पुलिस की, सिविल ब्यूरोक्रेसी की, जो CCD में आज मैनिफेस्ट नज़र आ रही है, और हाईएस्ट क्राइम क्यों अथर मिनल्ला साहब ने इसको कहा, बिकॉज ये अल्टीमेट डिसीजन है जो आप कॉन्स्टिट्यूशन के नाम में ले रहे हैं, कि आप इंसान की ज़िंदगी को टर्मिनेट कर रहे हैं, आप चूज़ कर रहे हैं कि वो लिव करेगा या वो मर जाएगा। ये फैसला बहुत ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दुनिया में, वैसे तो ममालिक ने कही है कि जिन्होंने डेथ पेनल्टी ख़त्म कर दिया है, मैं ज़ाती तौर पर इसका कायल नहीं हूँ, मुझे लगता है कि ये एक सेंसिबल चीज़ है जो इंसानों के यहाँ होती है, लेकिन इसका फ़ैसला करना इतना मुश्किल, इतना गंभीर मसला है कि तारीख़ में मुसलमानों की काजी और कुज़ा और वो लोग जैसे इस ओहदे से खौफ खाते थे, गश पड़ जाते थे उनको कि यार ये मैंने फ़ैसले करने लोगों की ज़िंदगी मौत के। तो ये इतना ही संगीन मसला जो है, एक 18 ग्रेड के, एक 17 ग्रेड के, एक 19 ग्रेड के नौजवान अफसर, लड़का या लड़की के हाथों से करवाना,
मेरे ख्याल में ये ना सिर्फ नाजायज़ है, ये ना सिर्फ जुल्म है, ये बहुत बड़ी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। और ये बहुत बड़े कबीरा गुनाहों का सबब भी बन सकता है कि दुनिया में तो एक अलग जलालत होनी है कि आज से 2-3 साल बाद, 5 साल बाद आबिद बॉक्सर और वो सारा गैंग वो सब भी ख़त्म हो गए थे, सारा मामला ख़त्म हो गया था। और वो आज जिस तरह उसकी एक तरह से उस चैप्टर की क्लोजिंग अब तीफी भट्ट की कत्ल पे हुई है ना, जो वो सारा चैप्टर था 20-25 सालों का, वो अब क्लोज हुआ है। तो इस तरह ये भी एक साइकिल चलेगी 20-25 साल की। तो दुनिया में जलालत और वो सारी शर्मिंदगी वो सब एक तरफ है कि आपको शायद शादी ब्याह महफिल में लोग इज्जत के साथ मिले ना, आपसे डर के ज़रूर मिलेंगे कि एसपी साहब, डीसी साहब, एसी साहब, आईजी साहब, पुलिस और सिविल दोनों सारे आप कर लें, वो मिलेंगे शायद आपको बड़ी इज्जत से, लेकिन इज्जत और मोहब्बत आपसे नहीं कोई करता, आपसे डर के वो कर रहे हैं। और ये खौफ उनका 5-10 साल का है, 20 साल का है। आपकी ड्यूटी ख़त्म हो जाए या सरकार का रुख बदल जाए और पॉलिसी बदल जाए तो आपका खौफ भी लोगों के दिलों से ख़त्म हो जाएगा। तो वो 10-20 साल की दहशत के चक्कर के अंदर, इज़्ज़त और खड़पैंची के चक्कर के अंदर दुनिया की जो ट्रू फुलफिलमेंट है वो भी ज़ाया कर देते हैं आप। और आखिरत के एतबार से तो मुझे तो खौफ आता है जब मैं यंग पुलिस ऑफिसर्स को मिलता हूँ और इसके बारे में बातचीत उनके साथ होती है कि मैं कहता हूँ यार आप अपनी आखिरत का सोचें, अपनी आखिरत का सोचें कि आप किसी भी कॉम्पिटेंट जज की अथॉरिटी के फैसले के बगैर लोगों को ज़ख्मी कर रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, शूट कर रहे हैं। अब इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो इस ज़मीन में जैसा अथर नल्ला साहब एक जजेस में भी एक यूनिक फिनोमेनन है कि उन्होंने स्टेटमेंट दी, इसके बावजूद कि बाकी जजेस भी मौजूद हैं, उनके अभी तक कोई कॉमेंट्री या कोई राय नहीं आई इस सब्जेक्ट के बारे में। बहरहाल शायद फैसलों में रिफ्लेक्ट हो जाए जजेस के। लेकिन आईजी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है उसी सेम टाइम पे, शायद इसके रद्द-ए-अमल में आई है या वो इंडिपेंडेंटली प्लान थी, अल्लाह बेहतर जानता है। उसमें साथ ही चट्टा साहब बैठे हुए थे, सीसीबी वाले भी। उसमें वो कह रहे थे कि हमें कोई, जैसे वो तासुर ही देना चाहते हैं कि पुलिस बिल्कुल भी पार्टिसन नहीं है, नून लीग का हमारे ऊपर कोई असर नहीं है पंजाब की गवर्नमेंट का डायरेक्टली, और हम बिल्कुल ना फेडरल का, हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली सबको परसू कर रहे हैं। उन्होंने जिक्र भी किया कि एक पंजाब के एक MP है नून लीग के, उनको भी हमने पकड़ लिया और हम किसी को भी, ब्लू वर्ल्ड सिटी के वो किसी मालिक का भी नाम ले रहे थे कि हम नहीं, अब हम कैफले किरदार और बिल्कुल एंड तक पहुँचा के आएंगे सारे मामलात को। ये बात बहुत अच्छी लगती अगर कोई बाय द बुक या एटलीस्ट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ या लेटर ऑफ द लॉ तो नहीं मैं कहता, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉ अगर हमारी पुलिस ऑपरेट करती होती। और इतने ना मेरे ख्याल में हमें मासूम बनना चाहिए, ना ही हमारे आला अफसरान को बनना चाहिए कि वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि सिविल गवर्नमेंट का कोई अमल दखल नहीं है इन दी पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल डिसीजंस ऑफ द पंजाब और द पाकिस्तान पुलिस सेंट्रल की जो। तो बहरहाल इसके बारे में हम यही कह सकते हैं, सब ही बात कर रहे हैं, सब तो नहीं बात कर रहे एक्चुअली, मेरे ख्याल है हम और एक आधे और भी पागल है बात कर रहे हैं। यू कैन नॉट किल पीपल, यू कैन नॉट किल पीपल लॉन्ग टर्म एंड एक्सपेक्ट के जो है एक मुल्क का निज़ाम चलता रहेगा, ख़ास तौर पे एक 25 करोड़ के मुल्क का निज़ाम। लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं मौत को, और आप उसमें डिसेंसिटाइज करके और भी बड़ी खौफनाक माशरत क्रिएट कर लेते हैं। अगर आपको अभी लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जुर्म बहुत हाई है या कोई बहुत इनको कंट्रोल काबू पाना बड़ा मुश्किल है, बहरहाल दुआ कीजिएगा कि अथर मिनल्ला साहब जैसे काजियों की जिन्होंने बात की है, ये ही राइज सेंटिमेंट हमारी सरकार के अंदर आ जाए कि ये हमने पेंडोरास बॉक्स खोलना ही नहीं है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग वाला आइंदा, और एक्स्ट्रा जुडिशल ज़ख्म करने वाला और मेम करने वाला और पैर में या जेनिटल्स में गोली मार देना, ये सब खाते हमने अनवाइंड करके अनपैक करके हमने हमेशा के लिए बंद कर देने। हमने इनको फोर फ्रंट पे कभी नहीं आने देना इन चीज़ों को, कि ये चीज़ें सिर्फ एक लम्हे के लिए डेंजरस नहीं होती, ये लॉन्ग टर्म माशरत को किल करने वाली चीज़ें होती हैं। कि आप एक ट्रिगर हैप्पी अवाम क्रिएट कर देते थे जिनके अंदर एक कल्चर होता है कि हाँ ठीक है, मतलब वो वाली बात है कि पुलिस कहे तो उनका बंदा जेन्युइन, असी कविए तो साड़ा बंदा नॉन जेन्युइन। तो वो मारने की जो एक दफ़ा जो वो जो है ना, वो जो झाका खुल जाए कि यू कैन किल पीपल फॉर मनी, फॉर ऑनर, फॉर डिग्निटी, फॉर ओहदा, फॉर पोजिशन, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी आप क्रिएट कर रहे हैं। यूर नॉट जस्ट किलिंग एनीवन किसी बॉर्डर के बाहर, किसी आप गैर मुल्क में जाकर दुश्मन मुल्क में आके बंदे मार रहे हैं। आप अपने ही मुल्क के अंदर अपने ही पाकिस्तानी मुसलमान भाई बहनों को, चाहे जितने बड़ी वो बड़े मुलजिम हों या मुजरिम भी हों, उनके ख़िलाफ़ इतने ट्रिगर हैप्पी एटीट्यूड क्रिएट करना बहुत ही डेंजरस है। और जो अफसरान के ऊपर प्रेशर आता है, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी वो नौजवान ने सुसाइड की, अफसर ने, सारी आप उनकी पोस्टिंग्स देख लें पुलिस में, सारे के सारे ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्रोटेस्टर्स और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ी थी पुलिस को, क्रैकडाउन्स और ये सब।
आईजी साहब की स्टेटमेंट से भी इसको लिंक करें 2 मिनट के लिए कि आईजी साहब क्लेम कर रहे हैं कि पुलिस बिल्कुल भी पार्टिजन नहीं है या नून लीग से अफेक्टेड नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पिछले 2-2.5 साल की पुलिसिंग जो है इट हैज़ बिन पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग। मुखालिफ अपोजिशन पार्टियों पर सख्तियाँ करो, उनके घरों पर रेडें करो, उनके गाड़ियाँ उठाओ, उनके बंदे उठाओ, वगैरह वगैरह वगैरह। और जो करंट गवर्नमेंट या इनकम्बेंट गवर्नमेंट थी तब, यानी आज नून लीग जो है उसकी तारीफ बयान करो और उसके नाम में ये काम चलाए रखो। तो खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए हमारे बड़ों को कि क्या इस मुल्क में प्रमोट कर रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिएगा, जो लोग चीयर लीड करते हैं इन कामों को उनसे इज्तनाब कर लें, जो अकल करते हैं, कुछ इस पर इख्तलाफ करते हैं या कुछ तनकीद करते हैं, उनसे सहमति रखें। आप अपनी जज्बात की लय में नहीं बहना कि फ़लाना बड़ा मुजरिम कत्ल हो गया तो आपको एक्साइटमेंट हो जाए। ये एक्साइटमेंट के थ्रिल नहीं होती। ट्रू विक्ट्री ये है कि जस्टिस के निज़ाम के थ्रू सारे गियर्स टर्न करें, अदालतों के हर दरवाज़ा नॉक हो, इवन के कई माह अपीलें चल जाएं और उसके बाद जाके एक आदमी को सज़ाए मौत या उम्र कैद या जो सज़ा मिलती है वो असल फतह एक ज़िंदा माशरत की। सड़कों पर एक दूसरे को गोलियां मारना, अंधेर खेतों में जाके फायर मारना, मुकाबले करना, ये फ़खरिया बात नहीं होती। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।